बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, भूगोल के अंतर्गत अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसका क्वेश्चन है ये? भूगोल के अंतर्गत अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसने पूछा है ये क्वेश्चन? आपको कोई बता ही नहीं रहा है। किसका है ये क्वेश्चन? अंतरिक्ष का अध्ययन तुम्हारा एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है, खगोल विज्ञान में किया जाता है। खगोल विज्ञान तुम्हारा भूगोल का पार्ट नहीं है, खगोल विज्ञान तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? फिजिक्स का। इसीलिए खगोल विज्ञान में जो रिसर्च करता है उसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर याद है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किसका नोबेल प्राइज मिला था? फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। किसका मिला था? फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक है। ज्वालामुखी पदार्थ को पहली बात तो क्वेश्चन गलत पूछा है इसने कि ज्वालामुखी पदार्थ को अम्लीय क्षारीय होने के लिए केवल सिलिका ही जिम्मेदार है, या किसका है क्वेश्चन? खड़े हो जाओ, थोड़ा क्वेश्चन पूछना सिखाता हूं तुमको। ये क्वेश्चन किसका है? अब वो खड़ा ही नहीं होगा। एक बात बताओ, ज्वालामुखी पदार्थ तुम्हारा अम्लीय क्षारीय होगा, लावा अम्लीय क्षारीय होगा? लावा होगा ना। तो इसमें ज्वालामुखी पदार्थ कैसे लिख दिया? तुमको ये पूछना चाहिए था कि लावा के क्षारीय या अम्लीय होने के लिए केवल सिलिका ही जिम्मेदार है या कुछ और जिम्मेदार है? आई बात समझ में? तो बोलोगे सिलिका जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है? सिलिका। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा कम है और फेरो और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, फेरो मैग्नीशियम, फेरो का मतलब आयरन और मैग्नीशियम, फेरो मैग्नीशियम अगर ज्यादा है तो क्षारीय होगा। तो एक सिलिका जिम्मेदार हो गया और एक दूसरा क्या हो गया? फेरो मैग्नीशियम जिम्मेदार हो गया। चलिए, और क्या था क्वेश्चन? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ये किसका क्वेश्चन है भाई? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा सोलर सिस्टम की स्टडी का है। समझ रहे हो ना? सोलर सिस्टम का जब अध्ययन किया गया तो सबसे पहले जो सिद्धांत आया तो आया था जियोसेंट्रिक आया था। जियोसेंट्रिक का मतलब जियोसेंट्रिक, पृथ्वी को केंद्र मान लो। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें यह मान के चला जाता था कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। यह पुराना सिद्धांत था जो कि गलत सिद्धांत था। इस सिद्धांत को गलत साबित किया गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, और इन लोगों ने दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो का मतलब सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। तो हेलियोसेंट्रिक का मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत। एक ऐसा सिद्धांत जिसका केंद्र सूर्य, जिसमें सौरमंडल का केंद्र सूर्य को माना गया और यह माना गया पृथ्वी तथा, ठीक है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है। याद को उसके बाद आप लोगों को धरातली तरंगे दो प्रकार की बताई गई थी, एक रीले तरंग, एक लौ तरंग। याद आ रहा है? लौ तरंग और रीले तरंग में कुछ अंतर नहीं है, समझो। देखो, जैसे तुम्हारा भूगर्भिक तरंग दो प्रकार की थी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, वैसे ही सतही तरंग भी कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। एक अनुदैर्ध्य होगी, एक क्या होगी? अनुप्रस्थ। तो रीले तरंग में आपका माध्यम के कण और आपके तुम्हारे ऊर्जा पैरेलल गति करते हैं और लौ तरंग में लंबवत गति करते हैं। यही अंतर है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां अच्छा, और क्वेश्चन आप ही का है क्या? अच्छा, क्या है? ज्वालामुखी बम और ब्रेसिया बम। देखो, बम का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा पार्ट। सबसे बड़े बड़े आपके पार्टिकल क्या हो गए? बम हो गए तुम्हारा। ब्रेसिया में क्या बताया था? सब लोग बताओ।
एक एक लोग ब्रेसिया, बम की तुलना में ब्रेसिया के कण छोटे होते हैं, समझ रहे ना। अब देखो ज्वालामुखी बम क्या है तुम्हारा, आपका सतह जब टूटता है तो सतह के टूटने से जो बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर है ज्वालामुखी बम है। ब्रेसिया क्या है तुम्हारा, लावा के ठंडे होने से बनता है। ब्रेसिया छोटा है और ज्वालामुखी बम क्या है, बड़ा है। ये दोनों में अंतर है। आगे बढ़ा जाए ना, ठीक है। एक लिख रहा है कि कोई गैस नहीं निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट से कोई गैस नहीं निकलता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो या ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ज्वालामुखी का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस। देखिए ध्यान से, ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है ना, ध्यान समझो। दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें हैं आपका। दो बातें क्या है ये ध्यान से सुनो। पहला है तुम्हारा आपका कि एक्टिविटी के आधार पर, पहला क्या है, एक्टिविटी के आधार पर। यही था ना आपका, तुम लोग को टाइम 2:30 बजे दिया गया था ना, कि मैं 2:30 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा। ऑनलाइन वालों की दुनिया अलग ही चलती है। एक बोल रहा है, आपने बोला था 2:45 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, 2:40 पे ही आपने स्टार्ट कर दिया है। इसको एक गुलदस्ता भेजिए, हाँ इसको एक गुलदस्ता भेजिए, आराम से इससे पूछिए, इसका एड्रेस निकलवाइए और वहां पे इसके पिताजी के नाम से एक लेटर भेजा जाए और गुलदस्ता भेजा जाए, ठीक है। क्रियाशील, देखो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो पहला होगा तुम्हारा आपका एक्टिविटी के आधार पे। किसके आधार पे, एक्टिविटी या क्रियाशीलता के आधार पे। आप बचपन से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। क्रियाशीलता के आधार में एक होगा एक्टिव वोल्केनो, याद आ रहा होगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। एक है आपका प्रसुप्त या इसी को क्या बोलते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी, इंग्लिश में इसको डॉर्मेंट बोलते हैं। अलग अलग समझाऊंगा, परेशान मत होना। एक तुम्हारा विलुप्त है या इसी को क्या बोलते हैं, मृत ज्वालामुखी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। समझिए क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है, मैं आपको चर्चा करूंगा, ठीक है। तो एक है एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, एक है डॉर्मेंट है और एक क्या है, एक्सटिंक्ट है या मृत ज्वालामुखी है। इसको अलग से समझाऊंगा और आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। दूसरा है समझो उद्गार वाला। क्या है यह, उद्गार। उद्गार का मतलब विस्फोट। उद्गार का मतलब क्या है, विस्फोट या इरप्शन। समझो, विस्फोट या इरप्शन के आधार पर। तो याद करो, इस विस्फोट या इरप्शन के आधार पर अगर हम बातें करें तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है, या तो समझो सतह को तोड़ते हुए बाहर निकले। किसको तोड़ते हुए, सतह को तोड़ते हुए। दूसरा, सतह को ना तोड़े, पहले से दरार बनी हुई हो। याद आ रहा है, प्लेट दूर चली जाए तो क्या बन जाएगा, दरार बन जाएगी। लेकिन अगर प्लेट दूर ना जाए, पास आने लगे और प्लेट अंदर जाए तो मैग्मा को सतह को टक्कर मार के तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना, सतह को टक्कर मार के तोड़ना पड़ेगा। तो आपको इस आधार पे, विस्फोट के आधार पे एक है समझो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी, अलग से लिखता हूं मैं। देखो, उद्गार के आधार पर, उद्गार या इरप्शन, उद्गार या इरप्शन के आधार पर, अगर हम इसकी बातें करें तो एक है समझो सेंट्रल इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन या केंद्रीय विस्फोटक प्रकार, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार, विस्फोटक प्रकार। और दूसरा है समझो आपका फीसर इरप्शन या दरारी प्रकार, दरारी प्रकार। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है,
तो देखो दरारी प्रकार की बातें करेंगे तो क्या बोलोगे यहाँ पे जो लावा है, ध्यान सुनना, यहाँ पे जो लावा होता है, लावा का प्रवाह एक दरार से होगा, हाँ या ना? लावा का प्रवाह एक दरार से होगा। अब सपोज करो, मान लीजिए ये दो प्लेटें दूर जा रही हैं, यहाँ पे दरार बना हुआ है और लावा कहाँ पे आ रहा है? सतह पे आ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या लावा को सतह को तोड़ने की कोई आवश्यकता है? पहले से ही स्पेस बना हुआ है ना। पहले से अगर स्पेस बना हुआ है तो क्या इस प्रकार के उद्भेदन में, इस प्रकार के लावा के निष्कासन में कोई विस्फोट होगा? ठीक है, तो अगर विस्फोट नहीं होगा तो इसे कहा जाता है शांत दरारी प्रकार। क्या कहा जाता है? शांत दरारी प्रकार। फीजर इरप्शन बोलते हैं या फीसर टाइप ऑफ इरप्शन इसे बोलते हैं। दूसरा, सपोज कीजिए क्या कहते हैं, यहां पे दरार नहीं बना हुआ है, ये सतह है और यहां से मैग्मा सतह की तरफ गति कर रहा है। तो अब बताओ, अगर ये सतह की तरफ गति करेगा तो मैग्मा को सतह को टक्कर मार के क्या करना होगा? तोड़ना होगा। सबसे पहले मैग्मा को स्पेस बनाना होगा। क्या बनाना होगा? स्पेस। तो ये मैग्मा क्या करेगा? सतह को टक्कर मारकर क्या कर देगा? तोड़ देगा। और सतह को टक्कर मार के जब तोड़ेगा, बताओ तो विस्फोट होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसे कहा जाता है विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है? विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, हाँ या ना? ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर यही है, विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। अब थोड़ा सोचो, अगर हम ये चर्चा करें कि यहां पे विस्फोट हो रहा है, क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। अब बताओ, विस्फोट तीव्र होगा या विस्फोट की तीव्रता, इंटेंसिटी ज्यादा होगी? ध्यान समझना, ज्यादा होगी यदि, पॉइंट को समझना, यदि, मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1, पिघले पदार्थ की, समझो, पिघले पदार्थ की तीव्रता ज्यादा होगी या कम होगी? दूसरा, इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी? अब बताओ, जलवाष्प अगर ज्यादा होगा तो उष्मा ज्यादा होगी ना, और उष्मा ज्यादा होगी, तेजी से टक्कर मारेगा, और तेजी से टक्कर मारेगा तो विस्फोट भी क्या होगा? ज्यादा। अब बताओ, विस्फोट की तीव्रता एक समान होगी या अलग अलग होगी? विस्फोट की तीव्रता अलग अलग क्यों होगी? विस्फोट की तीव्रता अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि कहीं पे तुम्हारा लावा ज्यादा गाढ़ा है, कहीं पे लावा क्या है? कम गाढ़ा है, कहीं पर लावा अम्लीय है तो कहीं पे लावा क्या है? क्षारीय है आपका, कहीं पे जलवाष्प ज्यादा है तो कहीं पे जलवाष्प कम है। इसीलिए इसका इंटेंसिटी, इसका विस्फोट क्या होगा? कहीं कम होगा, कहीं क्या होगा? ज्यादा होगा। तो विस्फोट के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे विस्फोट के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया गया। एक है हवाई प्रकार का ज्वालामुखी। हवाई प्रकार के ज्वालामुखी का मतलब सबसे कम तीव्रता वाला ज्वालामुखी। हवाई आइलैंड का नाम सुना है ना? हवाई द्वीप पे ऐसे ज्वालामुखी होते हैं। हवाई प्रकार के ज्वालामुखी की तुलना में आपका अगर विस्फोट ज्यादा है तो इसे कहते हैं स्ट्राम्बोली प्रकार का ज्वालामुखी। यानी कि हवाई प्रकार की तुलना में स्ट्राम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी में लावा की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। लावा का गाढ़ापन क्या होगा? ज्यादा होगा। स्ट्राम्बोलिक प्रकार की तुलना में बल्केनियन का ज्यादा होगा, बल्केलियन की ज्यादा में विसुवियस का ज्यादा होगा, और सबसे अधिक किसका होगा? पीलियन का होगा आपका। यानी कि अगर हम हवाई से लेकर के पीलियन की तरफ जाएं तो विस्फोट की तीव्रता क्या होगी? विस्फोट की तीव्रता बढ़ रही है, समझो, विस्फोट की तीव्रता बढ़ रही है। इसका मतलब पीलियन, यानी समझो आपका ये, बस देखो ज्वालामुखी की एग्जाम्पल से क्या है ये ज्वालामुखी के। स्ट्राम्बोली तुम्हारा ये ज्वालामुखी है, बल्केनियन ये क्या है? ज्वालामुखी है, विसुवियस क्या है? ज्वालामुखी है, पीलियन क्या है? ज्वालामुखी है। ये सारे ज्वालामुखी हैं। हमने जब इस ज्वालामुखी का अध्ययन किया तो हमने क्या पाया कि इनकी विस्फोट की तीव्रता में क्या है? अंतर है। तो हमने ज्वालामुखी को क्या किया? कम तीव्रता से अधिक तीव्रता में अरेंज कर दिया। सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो सबसे अधिक तीव्रता वाला कौन मिला? अब बताओ, पीलियन की तीव्रता सबसे ज्यादा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पीलियन वाले ज्वालामुखी में जो लावा होगा सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा? बताओ, लावा अगर गाढ़ा होगा तो उसकी उष्मा ज्यादा होगी या कम होगी? क्या होगी? ज्यादा होगी आपका। और अगर उष्मा अगर ज्यादा होगी तो विस्फोट तीव्र होगा या कम तीव्र होगा? तीव्र होगा। इसका मतलब
पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे कम खतरनाक होगा या सबसे अधिक? सबसे अधिक खतरनाक होगा। आई बात समझ में? तो विस्फोट के आधार पे हमने ज्वालामुखी को अलग अलग सीक्वेंस में क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है। ठीक है। और दरारी आप लोग समझी रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि दरारी उद्भेदन का एग्जाम्पल बताइए तो क्या जवाब दोगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं दरारी उद्भेदन हुआ है? मध्य अटलांटिक कटक, ठीक, बड़ी अच्छी बात है। और कुछ? अरे तुम भारत की बात करो ना यार, कहां अफ्रीका जा रहे हो? भारत में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है क्या? क्या भारत के दक्कन प्रदेश में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है क्या? भारत का जो दक्कन प्रदेश है, दरारी उद्भेदन ही तो हुआ है। पहले अपने को पकड़ो, पड़ोसी को पकड़ो। तुम जा रहे हो नहीं, बगल में जा रहे हो आपका। सबसे पहले अपना एग्जाम्पल देखा जाएगा ना। तो दक्कन का जो पठार है, दक्कन लावा का जो प्रवाह है, उस दक्कन लावा के प्रवाह में जो विस्फोट हुआ है वो दरारी हुआ। कैसा हुआ है? दरारी। क्यों कैसा हुआ मैं चर्चा तुमसे कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। इन तीनों को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, सक्रिय, प्रसुप्त और विलुप्त। फिलहाल बताओ ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है। तो हेडिंग क्या डाला हुआ? ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो पहले ही डालना उद्गार के आधार पे, बेसिस ऑफ इरप्शन। उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। दो भाग में तोड़ दीजिए। एक बोल रहा है गुरुजी डायग्राम का यूज करके समझाइए। तो भाई डायग्राम ही तो बना रहा हूं मैं, ये डायग्राम ही बनाया है ना। अब कौन सा डायग्राम बना है? ठीक है, दो पार्ट में तोड़ो इसको, दो पार्ट में तोड़ो, दो पार्ट में तोड़िए। तोड़ दिया। एक पार्ट में लिखिएगा केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। एक पार्ट में लिखिए केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। और दूसरे कॉलम में लिखिएगा दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। दो कॉलम बनाया है ना आप लोगों ने? हाँ ना तो बोल दो। तो एक में लिखना एक में लिखना केंद्रीय विस्फोटक और दूसरे में लिखना दरारी। दूसरे कॉलम में लिखना दरारी प्रकार का ज्वालामुखी, दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। ठीक है। जहां पे आपने लिखा विस्फोटक, ठीक है, आपने ऐसे लिखा हुआ है केंद्रीय विस्फोटक ना, सेंट्रल इरप्शन या केंद्रीय विस्फोटक प्रकार, विस्फोटक प्रकार ऐसे लिखा हुआ है ना। ऐसे एरो बनाकर एक लाइन लिख लीजिए, एरो बनाकर एक लाइन लिख लीजिए आपका। देखो जब मैग्मा सतह को तोड़कर, जब मैग्मा सतह को तोड़कर एक विस्फोट के साथ मैग्मा सतह को तोड़कर एक विस्फोट के साथ सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है। सतह को तोड़कर लावा के रूप में सतह पर प्रकट होता है, लावा के रूप में सतह पर प्रकट होता है। ठीक है। अब उसके बाद लिखना ऐसे केंद्रीय विस्फोटक। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है। अब ऐसे कर देंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? पहले मैंने ये लिख लिया केंद्रीय विस्फोटक होता क्या है। ठीक है। अब केंद्रीय विस्फोटक कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले लिखेंगे सबसे ऊपर हवाई प्रकार का ज्वालामुखी, हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनो, हवाई प्रकार का ज्वालामुखी। लिख लिया? सबसे पहले क्या लिखना है? हवाई प्रकार का ज्वालामुखी। ठीक है। हवाई प्रकार के बाद लिखना है स्ट्राम्बोली। नीचे लिखना है हवाई प्रकार, उसके नीचे स्ट्राम्बोली।
हवाई प्रकार, उसके नीचे स्ट्राम्बोली। समझ रहे हो ना कैसे लिखना है? देखो हवाई, उसके बाद क्या लिखना है? स्ट्राम्बोली। ये लिखना है ना, हवाई के बाद स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली के नीचे लिखो बल्केनियन। बल्केनियन, बल्केनियन। बल्केनियन के नीचे लिखना है विसुवियस। विसुवियस के नीचे लिखना है पीलियन। पीलियन, विसुवियस के नीचे लिखना है पीलियन। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखा है ना आप लोगों ने। अब देखो ऐसे ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो विस्फोट की तीव्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी ना। ऊपर से नीचे जाने पर विस्फोट की तीव्रता बढ़ती है। अब आपको बस फिगर देख के याद हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ऊपर से नीचे जाने पर विस्फोट की तीव्रता बढ़ती है। विस्फोट की तीव्रता बढ़ती है। हो गया ना? ठीक, दूसरा इसका प्रकार क्या है? दरारी। क्या है इसका? दरारी प्रकार। फेजर टाइप ऑफ इरप्शन। फेजर टाइप ऑफ इरप्शन या दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। फेजर टाइप 4 नंबर क्या लिखा है? विसुवियस लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर विसुवियस है। अगला है दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। एक लाइन लिखिएगा इसके बारे में। दरारी प्रकार का ज्वालामुखी लिखो, जब मैग्मा एक दरार के सहारे, जब मैग्मा एक दरार के सहारे जब मैग्मा एक दरार के सहारे सतह पर प्रकट होता है, सतह पर प्रकट होता है, तो इसे दरारी प्रकार कहा जाता है। तो उसे दरारी प्रकार कहा जाता है। दरारी प्रकार कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल लिखो, भारत में दक्कन लावा। भारत में दक्कन लावा। भारत में दक्कन लावा का प्रवाह। भारत में दक्कन लावा का प्रवाह दरारी प्रवाह का उदाहरण है। दक्कन लावा का प्रवाह, भारत में दक्कन लावा का प्रवाह दरारी प्रवाह का उदाहरण है। दक्कन लावा समझ रहे हो ना तुम लोग? जानना चाहते हो क्यों हुआ था? 2 मिनट सुन लो बस। दक्कन लावा, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? आपको जो बनाना होगा बना लीजिएगा, इसको लिखवाऊंगा नहीं। इसको लिखवाया जाएगा जब इंडियन ज्योग्राफी चलेगा तब, बट अभी से आप थोड़ा सा जानते रहिएगा। देखो ध्यान से, ये रीजन पूरा, ये पूरा रीजन तुम्हारा दक्कन लावा का प्रवाह है। ये है दक्कन लावा। दक्कन लावा या डेक्कन, डेक्कन लावा, ठीक है? अब थोड़ा समझो, क्वेश्चन ये उठा कि भारत में तो ज्वालामुखी विस्फोट आज होता नहीं है या होता है? अगर भारत में अंडमान निकोबार वाला रीजन छोड़ दिया जाए कि अंडमान और निकोबार में बैरन है, कौन सा है? बैरन है आपका, उसको छोड़ दिया है, तो बताओ इंडिया के मेन लैंड में आज कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है क्या? लेकिन भारत के साउथ इंडिया में आग्नेय चट्टाने हैं। कौन सी चट्टाने?
आग्नेय चट्टाने, और आग्नेय चट्टाने तो ज्वालामुखी से बनती हैं, और भारत में आज कहीं ज्वालामुखी विस्फोट तो नहीं है। इसका मतलब पहले कभी न कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। क्यों, कब, कैसे हुआ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, एक समय था कि जब इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग था ना, ठीक है, इंडिया समझो गोंडवाना लैंड का भाग था। ध्यान से सुनना, ये है गोंडवाना लैंड और ये हमारा इंडिया है। ठीक, दो चीजें तुमको दो फिगर एक साथ दिखाऊंगा। ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। यहां पे मेडागास्कर है और यहीं पे समझो मेडागास्कर है, और यहीं पे आज भी बैठा हुआ है रीयूनियन, याद है, यहां पे बैठा है समझो रीयूनियन। और मैंने आपको बोला था कि रीयूनियन एक ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है, ये एक हॉट स्पॉट है, ज्वालामुखी है समझो आपका। यहां पे कहीं बैठा है रीयूनियन, दोनों फिगर को एक साथ देखिएगा, रीयूनियन। हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ। क्या हुआ, इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, और गोंडवाना लैंड से अलग होकर के ये उत्तर पूरब की तरफ गति करने लगा। कहां गति करने लगा, ठीक है, उत्तर पूरब की तरफ जब गति करने लगा, तो गति करते करते ये जो हमारा इंडिया है रीयूनियन के ऊपर आ गया। यहां से हमारा इंडिया टूटा, और इंडिया टूट करके समझो गति करने लगा, और गति करते करते किसके ऊपर आ गया, रीयूनियन के ऊपर आ गया। ऐसे समझो, यहां पे रीयूनियन था ऐसे, और ये इंडिया ऐसे गति करते करते रीयूनियन के ऊपर आ गया। रीयूनियन से तो मैग्मा निकल रहा था ना, क्या निकल रहा था, अब इस मैग्मा के ऊपर इंडिया आ गया, तो इंडियन प्लेट ने रीयूनियन की मुख को बंद कर दिया। क्या कर दिया, रीयूनियन की मुख को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मुख बंद हो जाएगा तो बताओ मैग्मा तो टक्कर मारेगा ना, हाँ या ना। तो मैग्मा जब मैग्मा ने टक्कर मारा, तो टक्कर के कारण क्या हुआ कि ये जो इंडियन प्लेट है, इस इंडियन प्लेट में एक दरार पड़ गई। क्या पड़ गई, यहां पे समझो एक दरार पड़ गई। अब बताओ दरार जब पड़ेगी तो इस दरार से मैग्मा कहां आएगा, इस दरार से समझो मैग्मा आपका बाहर आने लगा। देखो ध्यान से, ये दरार पड़ा और इस दरार से मैग्मा आपका बाहर आ गया। अब बताओ इंडियन प्लेट आगे बढ़ती रही, इंडियन प्लेट आगे बढ़ती रही, और एक समय ऐसा आया कि रीयूनियन से दूर चली गई, लेकिन जो मैग्मा बताओ आपका इंडियन प्लेट पे आ चुका था, अब वो ठोस होकर के चट्टान बन गया होगा, हाँ या ना, क्या बन गया होगा। अब बताओ ये जो मैग्मा का प्रवाह हुआ होगा पूरे इंडिया में या केवल दक्षिण भारत में, कहां पे, तो इसे एक नाम दिया गया, दक्षिणा बोला गया। क्या बोला गया, दक्षिणा लावा का प्रवाह। दक्षिणा एक तामिल वर्ड है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट किया गया और बोला गया कि ये है दक्कन लावा का प्रवाह। कौन सा प्रवाह है, दक्कन लावा का प्रवाह। तो याद रखो, इंडिया में जो प्रवाह लावा है वो रीयूनियन हॉटस्पॉट का लावा है। ये प्लेट है, यहां पे मैग्मा है और ये आगे बढ़ती चली गई, और मैग्मा इसके साथ समझो आगे बढ़ता चला गया। वही मैग्मा आज साउथ इंडिया में बैठा हुआ है, वही मैग्मा आज कहां बैठा हुआ, साउथ इंडिया में बैठा हुआ है, और इसे दक्कन लावा का प्रवाह कहते हैं। अब बताओ लावा सतह पे आके ठंडा हुआ है, कहां ठंडा हुआ है, सतह पे। तो ये ग्रेनाइट होगा या बेसाल्टिक चट्टाने होंगे, ये बेसाल्टिक चट्टाने होंगी, हाँ या ना। और बेसाल्टिक चट्टाने जब टूटेंगी तो बताओ काली मिट्टी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मुझे बताओ साउथ इंडिया में काली मिट्टी है कि नहीं है, साउथ इंडिया में काली मिट्टी बैठी हुई। ये रीजन है कि भारत में मैग्मा कहां से आया, या भारत में समझो आपका लावा कहां से आया। तो भारत का लावा अपना लावा नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये लावा आज का नहीं है, ये लावा तब का है जब भारत आपका गोंडवाना लैंड से अलग होकर के आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या हो रहा था, गति कर रहा था। गति करते हुए रीयूनियन के ऊपर आ गया, और वही रीयूनियन का जो मैग्मा है उसने प्लेट के अंदर दरार पैदा किया, और दरार से मैग्मा कहां पे आ गया, सतह पे आ गया। और इंडिया में आज तुम्हारा लावा बैठा हुआ है या आग्नेय चट्टाने बैठी हुई है, याद रहेगा, ठीक है। ये कहानी है तुम्हारे दक्कन लावा के प्रवाह की। कुछ नाम उम सुना है तुम लोगों ने, हाँ भाई इधर नाम सुने हो, व्हाइट शर्ट, जोश में बैठो, लगता है मुरझा गए वो पूरा, एकदम लग रहा है किसी ने ऊर्जा पूरा खींच लिया है। ऐसे कैसे काम चलेगा, एकदम जोश में बैठा करो, एकदम ना, एकदम बिल्कुल सुना हुआ है आपका, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुरझा गए। तुम बैठे हो यार, मैं खड़े होके बोल रहा हूं तो एनर्जी मेरा लॉस ज्यादा होगा ना।
तो मेरा एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम लोग ऐसे बैठे हो, लग रहा है क्या कहते हैं कि तुम्हारी एनर्जी किसी ने छीन लिया है। जोश में बैठिए। कैसे बैठना है? जोश में बैठना है आपका। जोश में अगर आप नहीं बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा आपका? ठीक है। जिन बहादुर लोगों को नींद आ रही है वो सो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीपीएससी चाहती है कि आप सो जाएं, आप सोइए। जितना जल्दी आप सोएंगे उतना उसके लिए आसान हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा आपका। तो सोने वालों का कोई दवाई नहीं है। एक बोल रहा है सर हम सो जाएंगे, कोई दवा बताए? कोई दवाई नहीं, सो जाइए। सोने का कोई दवा होता है क्या? सोने का कोई दवा नहीं होता, आप सोइए आप लोग। और बीपीएससी चाहती है कि आप सो जाएं, जितना सोएंगे उतना उसके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। एक पूछ रहे हैं सर रीयूनियन क्या है? महाराज क्या कहते हैं रीयूनियन? क्या कहते हैं रीयूनियन एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है जो किस महासागर में बैठा है? हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में बैठा है। मेडागास्कर के पास बैठा हुआ है। वह ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है और वहां से मैग्मा बाहर निकल रहा है। रीयूनियन किस देश का आइलैंड है? फ्रांस का आइलैंड है। अभी कुछ टाइम पहले तो पढ़ाया था। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी जब होगा तो फिर से आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहां से। बताओ दरारी उद्भेदन क्या होता है? क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज लिखा हुआ है, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन लिखा हुआ है तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि मास्टर छोड़ के चला गया। ठीक है, डाल लो हेडिंग मड वोल्केनो, पंख ज्वालामुखी। मड वोल्केनो या पंख ज्वालामुखी, नाम सुना है क्या? हाँ तो सुन लो, पंख ज्वालामुखी सुन लिया? ठीक। जो भी नाम नहीं सुनते बता दिया कीजिए, मैं सुना दिया करूंगा। पंख ज्वालामुखी या मड ज्वालामुखी, मड वोल्केनो। कहीं कहीं देखो आपको वैसे किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं ये, बट हाँ आपका ऐसा भी एक ज्वालामुखी होता है। शब्दों को ब्रेक डाउन करते हैं। एक पार्ट है समझो मड है या क्ले है और दूसरा पार्ट तुम्हारा वोल्केनो है ना, पंख है और दूसरा तुम्हारा ज्वालामुखी है। अगर हम मड या पंख की बातें करें कि मड किसे कहते हैं, पंख किसे कहते हैं, तो मड या पंख का मतलब कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़ होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समझो कि इसका मतलब ये हुआ आपका कि कीचड़ की बातें अगर हम करें तो एक ऐसा ज्वालामुखी, समझो एक ऐसा ज्वालामुखी जो कीचड़ वाले क्षेत्रों में आता है। कहां पे आता है? कीचड़ वाले क्षेत्रों में। आपका क्वेश्चन उठा कि ज्वालामुखी और कीचड़ का क्या संबंध है? क्योंकि ज्वालामुखी का संबंध तो मैग्मा से है। ज्वालामुखी का संबंध किससे है? मैग्मा से है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? पंख या मड लिखा हुआ है। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, इमेजिन करो, क्या कहते हैं, यह कोई रीजन है। सपोज कीजिए यह कोई रीजन है, यह कोई प्रदेश है और इस रीजन में चारों तरफ आपका मड है या चारों तरफ कीचड़ बैठा हुआ है। जस्ट इमेजिन, चारों तरफ मड बैठा हुआ है, कीचड़ बैठा हुआ है और इसी रीजन में क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। समझिए, इसी प्रदेश में वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो बताओ चारों तरफ आपका मड या कीचड़ फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? ठीक है, चारों तरफ मड फैल जाएगा या कीचड़ फैल जाएगा। ऐसे ही ज्वालामुखी को मड या पंख या कीचड़ ज्वालामुखी बोलेंगे। प्रश्न उठा कि ऐसा होगा कहां पर? समझो ऐसा होगा कहां पर? तो एक बात क्लियर हो रहा है कि मड तो जली भाग में होती है ना। हमें देखो कुछ नहीं पता है, बस इतना मैं जानता हूं कि जब मैं कीचड़ की बात करूंगा तो कीचड़ का मतलब मुझे जली भाग में जाना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन हर जली भाग में कीचड़ तो होता नहीं है, या होता है? ठीक है, कीचड़ की बातें करें तो या तो दलदल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो दलदल होना चाहिए। क्वेश्चन उठा कि दलदल होना चाहिए, ठीक है, क्या दलदल के अलावा भी और कुछ हो सकता है? ध्यान समझो, जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, जरा इमेजिन करो कि एक ऐसा रीजन है जहां पे पेट्रोलियम, समझो एक ऐसा जली भाग है जहां पे पेट्रोलियम का माइनिंग किया जा रहा है। इमेजिन करो, जहां पे पेट्रोलियम का माइनिंग किया जा रहा है, पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। मुझे बताओ, पेट्रोलियम का खनन करने के ड्रिलिंग किया जाता है ना, तो अगर पानी में जाकर के तुम ड्रिलिंग करोगे, खनन करोगे, तो वहां कीचड़ आएगा कि नहीं आएगा? चारों तरफ क्या होगा आपका? कीचड़ होगा, क्ले होगा। ऐसे क्षेत्रों में अगर ज्वालामुखी हो जाए, ऐसे ही
ऐसे ही ज्वालामुखी को मड वोल्केनो या पंख ज्वालामुखी कहा जाता है। आदिवासी में तो सीधा सा बोलोगे कि जब कभी समझो, जब कभी उन क्षेत्रों में जहां पर कीचड़ की उपस्थिति होती है, जैसे दलदली प्रदेश या पेट्रोलियम के खनन वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो चारों तरफ कीचड़ फैल जाता है। ऐसे ज्वालामुखी को मड वोल्केनो या पंख ज्वालामुखी का नाम दिया जाता है। प्रश्न उठा, बोलने से काम नहीं चलेगा। ये आप आए खड़े होकर बोल दिया कि मड वोल्केनो है, कीचड़ ज्वालामुखी, और बच्चे सुन लेंगे। हमें इसका एग्जाम्पल चाहिए। क्या चाहिए? हमें इसका एग्जाम्पल चाहिए। क्वेश्चन उठा कि मड वोल्केनो या पंख ज्वालामुखी का कोई एग्जाम्पल है कि नहीं है। हमें जानना है कि मड या पंख ज्वालामुखी का कोई एग्जाम्पल है कि नहीं है। सोचो, अच्छा जब तुमने नाम नहीं सुना तो एग्जाम्पल कहां से सुनोगे? कोई बात नहीं, तुम्हारे एटलस में दिया नहीं होगा, बट मैं बताऊंगा, लिखना पड़ेगा तुमको। यूरोप का मैप निकालो। यूरोप का मैप निकालो। यूरोप का मैप निकाल करके कैस्पियन सागर में जाना। यूरोप का मानचित्र निकालिए और यूरोप का मानचित्र निकालकर कैस्पियन सागर में जाइए। कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर। आगे कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पे, जो मैं बोलने जा रहा हूं लिखा हुआ नहीं होगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं लिखा हुआ नहीं होगा, आपको खुद से लिखना होगा। कैस्पियन सागर के समझो पूर्वी तट पर, इसमें कैस्पियन सागर दिया ही नहीं है, दिया हुआ है इधर कहां? नहीं दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। आपके एटलस में कुछ ऐसा बना होगा, ऐसे करके कुछ ऐसा बना हुआ है ना, ऐसे करके कुछ बना होगा, कैस्पियन सी ना, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। इधर कहीं लिख देना बोग बोगा, बोग बोगा एक ज्वालामुखी का नाम है। आपके एटलस में नहीं, खुद से लिखना होगा आपको। बोग बोगा, बोग बोगा, खुद से लिखो। बोग बोगा, ये लिख दिया मैंने, बोग बोगा। ये समझो कैस्पियन सागर, ठीक है, ये है कैस्पियन सागर, ठीक है। उसके पूर्वी भाग पे लिख दो बोग बोगा, लिख दिया, और वहां पे लिख दो पंख ज्वालामुखी का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ मड वोल्केनो। पंख ज्वालामुखी का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ मड वोल्केनो। पंख ज्वालामुखी का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ मड वोल्केनो। हो गया? तो एग्जाम्पल्स हैं इसके, क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। एक और ज्वालामुखी है जो तुमको अभी नहीं बताऊंगा, वो यूपीएससी की क्लास में आओगे तब बताऊंगा। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो कभी यूपीएससी क्लास में आओगे तब बताऊंगा। नाम दे देता हूं, नाम बता देता हूं, नाम बता देता हूं। ढूंढने का कोशिश करना, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं हूं, ठीक है। उसका नाम है समझो सूडो वोल्केनो, सूडो वोल्केनो। अरे लिखो कूट ज्वालामुखी, कूट ज्वालामुखी या सूडो वोल्केनो। ढूंढिएगा इसे, एक बार ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं हूं, अवेलेबल हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये मैं पहले ढूंढने का कोशिश करना। ढूंढने का मतलब गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि सूडो वोल्केनो होता क्या है, छद्म ज्वालामुखी, कूट ज्वालामुखी होता क्या है। ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा दूंगा मैं, सब कुछ तुम्हें पढ़ा दूंगा तो कैसे काम चलेगा जी, हैं? ठीक है, बस इसे ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं अवेलेबल में बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम तुमको डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सक्रियता के आधार पे, डालो हेडिंग,
पंख पढ़ा तो दिया ना, अच्छा लिखवाया नहीं, अच्छा ठीक है, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। आप सभी लोग ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, सूडो वोल्केनो के बारे में एक बार गूगल पे सर्च मारना, खुद से पढ़ने का प्रयास करना, समझना। समझ में नहीं आएगा तो मैं अवेलेबल हूं, कल क्लास, परसों क्लास, नरसों क्लास में आऊंगा, मुझसे पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान मत रहो, कभी कभी कुछ घर पे भी ढूंढना चाहिए। मोबाइल का उपयोग अच्छे काम के लिए किया जाता है अवसर में, और मोबाइल पे अच्छा काम कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आप लोग पता नहीं क्या मोबाइल पे सर्च मार मार के डिलीट मार देते हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मोबाइल का उपयोग अच्छे काम के लिए करना चाहिए। लिखो मड वोल्केनो, मड वोल्केनो या पंख लिखो। लिखो एक ऐसा ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसमें जिसमें मड या कीचड़, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें मड या कीचड़, मड या कीचड़ बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, उसे पंख ज्वालामुखी कहा जाता है, उसे पंख ज्वालामुखी कहा जाता है, पंख ज्वालामुखी कहा जाता है, कहा जाता है। वास्तव में यह एक, वास्तव में यह एक कीचड़ से बनी स्थलाकृति होती है, कीचड़ से बनी स्थलाकृति होती है, जो 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 ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित होती है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित होती है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित होती है, निर्मित होती है। अब हेडिंग डालिएगा, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ वोल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। 3 कॉलम बना लीजिए, लिखो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। 3 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में लिखिए सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक कॉलम में सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। दूसरे कॉलम में सुसुप्त ज्वालामुखी, पहले में सक्रिय, पहले कॉलम में सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, दूसरे कॉलम में सुसुप्त, सुसुप्त या प्रसुप्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वोल्केनो। तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। देखो नाम में जाओ, बहुत सिंपल सा है आपका, ठीक है। नाम में जो बहुत ही सिंपल सा, क्या लिखा हुआ है इसमें, पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, सक्रिय, एक्टिव लिखा है ना, यानी कि एक ऐसा ज्वालामुखी जो पिछले कई सालों से क्या है, एक्टिव है। अब ज्वालामुखी के एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, ज्वालामुखी के एक्टिव होने का मतलब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलना, क्या निकलना, मैग्मा। तो पिछले कई सालों से
ज्वालामुखी से लगातार क्या हो रहा है, मैग्मा निकल रहा है, उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे या सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। देखो सुसुप्त है, सुसुप्त का मतलब सोया हुआ, क्या है, सोया हुआ, हाँ या ना, सोया हुआ का मतलब आदमी निष्क्रिय हो चुका है, सो चुका है, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति कभी भी जग सकता है, हाँ या ना। यानी कि एक ऐसा ज्वालामुखी, ध्यान सुनो, एक ऐसा ज्वालामुखी जहां पर कुछ समय के लिए मैग्मा का निकलना बंद हो चुका है, मैग्मा का निकलना बंद हो चुका है, मैग्मा समाप्त हो चुका है, मैग्मा का निकलना बंद हो चुका है, भविष्य में कभी भी दोबारा विस्फोट हो सकता है, भविष्य में कभी भी क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। बाकी इसका कारण तुम समझ ही रहे हो, मर चुका है, क्या हो चुका है, मर चुका है। अब जो मर चुका, उठने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे पास तथास्तु बोलने का पावर तो है नहीं कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया जाए। जो सोया हुआ हिला उला के जगा सकते हैं, हाँ या ना। तो ये मृत का मतलब एक ऐसा ज्वालामुखी जहां से लावा, राख, मैग्मा निकलना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, और पिछले कई हजार सालों से, याद रखो, पिछले कई हजार सालों से वहां पे लावा का या पिघले पदार्थ का निष्कासन नहीं हुआ है, भविष्य में भी निष्कासन होने की कोई संभावना नहीं है। क्वेश्चन ये उठे, कैसे डिसाइड कर लोगे, ये कैसे आप डिसाइड कर लोगे कि भविष्य में भी यहां से मैग्मा नहीं निकलेगा, आ इतनी बात समझ में। तो देखो, जब कभी ऐसा होता है कि आपने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी है तो क्रेटर बना होगा ना, ठीक है, क्रेटर बना, तो जब कभी ऐसा होता है कि जो क्रेटर है बारिश हो जाए और क्रेटर के मुख में पानी भर जाए और ये क्रेटर आपका झील में परिवर्तित हो जाए, तो मान लिया जाता है कि अब इसमें दोबारा से आपका विस्फोट होने की संभावना नहीं है आपका। ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं आपका मृत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, मृत। फिर से एक बार, सक्रिय का मतलब पिछले कई सालों से लगातार लावा, राख, मैग्मा निकल रहा है। प्रसुप्त का मतलब सोया हुआ, प्रसुप्त का मतलब सोया हुआ, अर्थात क्या हुआ, एक ऐसा ज्वालामुखी जहां पर कुछ समय के लिए ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन बंद हुआ है, भविष्य में पुनः क्या हो सकता है, निष्कासन हो सकता है। और मृत का मतलब क्या हुआ, मृत का मतलब क्या हुआ कि सब समाप्त हो चुका है, भविष्य में भी यहां से मैग्मा के निकलने की कभी कोई संभावना नहीं है। कैसे पता चलेगा, तो इसलिए पता चलेगा कि क्रेटर में आपका पानी भर गया हो और पानी भरने से क्या बन गई हो, झील बन गई हो, तो हम बोलेंगे कि देखिए ये मर चुका है, यहां पे दोबारा से विस्फोट होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन ये उठा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्वेश्चन ये उठा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे याद कीजिए, मैंने साउथ अमेरिका का मैप बनवाया था आपको, ये आपने मैप में देखा भी था, शायद आपको याद होगा। साउथ अमेरिका का मैप में आपने देखा था और मैंने यहां पे बताया था कि देखो ये कोटोपैक्सी है, याद आ रहा है, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है आपका, कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसी तरह याद कीजिए, आपने हवाई द्वीप का नाम सुना होगा ना, ठीक है, हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी, उसका नाम है मौना लोवा, नाम सुना होगा, एक ज्वालामुखी मौना लोवा, ये भी कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी। भारत की बातें करें तो अंडमान निकोबार में आपका बैरन आइलैंड हो जाएगा, ये भी कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी समझो। इसी तरह आप लोग भूमध्य सागर में जाओगे, मेडिटेरेनियन सी, कहां पर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा लाइट हाउस, क्या मिलेगा, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इसका नाम है स्ट्राम्बोली, क्या नाम है इसका, स्ट्राम्बोली समझो आपका। इसी तरह याद करो, अर्जेंटीना में तुमको बताया था मैंने ओगोस डेल सलादो, याद आ रहा है, ओगोस डेल सलादो, ये ओगोस डेल सलादो भी किसका एग्जाम्पल है, सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। उसी तरह आप लोग इटली में जाओगे तो माउंट एटना मिलेगा, क्या मिलेगा, इटली तो मैप में देख ही सकते हो ना, हाँ देख लो जरा, यूरोप का मैप निकाल लो, यूरोप के मैप में इटली में जाओ, यूरोप का मानचित्र निकालिए और वहां पर इटली में जाइए, आ गए। इटली के बगल में देखो छोटा सा, देखो ये देखो, ऐसे सब लोग इधर देखो,
यहां पे ऐसे देखो तो ऐसे इटली बना होगा ना, इसके बगल में देखो यहां पे छोटा सा लिखा हुआ सिसिली आइलैंड लिखा होगा, लिखा हुआ है सिसिली है, देखो वहां पे लिखा है माउंट एटना, सिसिली उसके बाद लिखो माउंट एटना लिखा हुआ है, लिख दीजिए सक्रिय ज्वालामुखी, लिख दीजिए आप लोग सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी। एक बोल रहा है अफ्रीका में है, ठीक है, मिल गया ना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद तुमको फिलीपींस में जाओगे तो वहां पे मेयोन मिलेगा, देखो जरा एशिया के मैप में फिलीपींस का मैप देखो जरा, तो एशिया में जाके फिलीपींस का मैप देखना, फिलीपींस, एशिया में जाओ और देखो फिलीपींस है क्या, लिखा हुआ है फिलीपींस में, देखो मेयून लिखा है, मेयून माउंटेन या मेयून आइलैंड करके कुछ लिखा हुआ है, लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो खुद से लिख दीजिए। एटलस है कि नहीं है, आए उधर, एटलस है कि नहीं है, कहां है एटलस, नहीं भूल गई हो, अगल बगल देख लो फिर, मेयून मियून है, क्या है, मिनाओ, आए लिखो मेयून वहीं पे, ठीक है। एक काम करो फिलीपींस है, ये देखो ये फिलीपींस है, आए रुको, ये देखो फिलीपींस है, यहां पे ऐसे एरो बनाओ और लिख दो मेयून, मेयून और लिख देना सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी, मेयून वहां पे लिख दीजिएगा एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिख दो आपका, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आना तो बोलो, अफ्रीका का मैप निकालो जरा एक बार, अफ्रीका ओपन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, इधर देखिए सब लोग, ये अफ्रीका है, इधर देखना, यहां पे कहीं लिखा होगा कैमरून लिखा होगा, देखो त्रिभुज बनाया होगा, त्रिभुज बना के डार्क करके कैमरून लिखा होगा, लिखा हुआ है कैमरून, लिख देना एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी, कैमरून, एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी, हाँ मिला, इधर व्हाइट टी शर्ट मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना, हाँ दिखाने की जरूरत नहीं, बस बोलो हाँ मिल गया है, मिल गया ना, आजा कुछ पूछना चाहती हो क्या, क्या पूछना है, पहुंचाइए भाई उनका स्लिप पहुंचाइए मेरे पास, क्या पूछना है उनको, कैमरून मिल गया ना आप लोगों को, तो वो लिख दीजिएगा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, तो बताओ सक्रिय ज्वालामुखी के नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल गए, ठीक है। अब कॉपी में ज्यादा नहीं, एक लाइन लिख लेना, ज्यादा नहीं लिखना तुमको, एक से दो लाइन लिख लेना, कुछ एग्जाम्पल डाल देना, सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार लगातार ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन होता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार, जिनसे लगातार मैग्मा
या ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, जिनसे लगातार ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन होता है। एग्जाम्पल डाल दीजिए, लिखो एग्जाम्पल, अंडमान निकोबार बैरन आइलैंड। एग्जाम्पल, अंडमान निकोबार बैरन, बैरन। भूमध्य 1 2 3 कर देना, भूमध्य सागर स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर स्ट्राम्बोली। इटली माउंट एटना, इटली माउंट एटना। इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इटली में माउंट एटना हो गया, ठीक है। अब लिखो इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, ठीक है। लिखो अर्जेंटीना, इक्वाडोर के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में ओगोस डेल सलादो, ये लिखा हुआ है अर्जेंटीना, ओगोस डेल सलादो, वहां पे लिखा हुआ है ओगोस डेल सलादो, ओगोस डेल सलादो। उसके बाद लिख लो हवाई द्वीप मौना लोआ, हवाई द्वीप मौना लोआ। अफ्रीका कैमरून, अफ्रीका कैमरून, अफ्रीका, अफ्रीका में कैमरून, कैमरून, ठीक है। अगला है आपका प्रसुप्त, सुसुप्त या डॉर्मेंट। अगला है आपका डॉर्मेंट या सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक ना। क्या हो गया महाराज, है क्या कह रहे? अरे फिलीपींस, रिपीट कर दे। अफ्रीका में कैमरून महाराज, अफ्रीका में कैमरून बोला है मैंने। हवाई द्वीप मौना लोआ, उसके पहले हवाई द्वीप मौना लोआ, यही था ना। हवाई द्वीप का मौना लोआ, अफ्रीका का कैमरून, हो गया। आप बोल ही नहीं रहे सर। चलो अगला है प्रसुप्त या सुसुप्त, लिखिए। इक्वाडोर का बताएं। इतना धीरे धीरे तुम लोग लिखते हो ना, ठीक है, इतना धीरे धीरे लिखते हो कैसे काम चलेगा, ठीक है। स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए। लिखो प्रसुप्त या सुसुप्त, लिखो ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जहां से, ऐसे ज्वालामुखी जहां से कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए लावा, लावा का निष्कासन बंद हो चुका है, लावा का निष्कासन बंद हो चुका है, किंतु भविष्य में, किंतु भविष्य में, किंतु भविष्य में पुनः विस्फोट होने की संभावना होती है, किंतु भविष्य में पुनः विस्फोट होने की संभावना होती है, संभावना होती है, होती है। अब देखो सिंपल सिंपल, आपने सुना होगा जापान में फ्यूजियामा, नाम सुना होगा, जापान में फ्यूजियामा। इटली का विसुवियस, इटली में एक आइल, इटली में एक पर्वत है उसका नाम है विसुवियस। क्या है? विसुवी। देख लो देख लो देख लो, इटली का मैप निकालो फिर से एक बार फिर से इटली का मैप निकाल लो। हाँ इधर, थक गई हो क्या? नारियल पानी पिलाएं? थक गई हो? थका मत कीजिए आप लोग, थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। यहां पे देख रहे हो ऑनलाइन वाले 3 घंटे आपस में बात करके मस्त हैं पूरा एकदम, ठीक है। तुम लोग थक जा रहे हो। इटली, इटली में जाकर के देखो लिखा होगा माउंट विसुवियस लिखा होगा।
इटली में जाओ, फिजिकल मैप में जाकर के देखो, लिखा होगा माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस लिखा हुआ है क्या? वहां पे देखो लिखा होगा माउंट विसुवियस। नहीं मिला? मिल गया ना फिजिकल? हाँ भाई मिला है। देखो मेरी तरफ दिख रहा है। खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। हाँ खड़े हो जाओ तुम। हाँ अरे ये व्हाइट शर्ट, खड़े हो जाओ। महाराज जी, गुरुदेव, प्रभु, पुण्य आत्मा, एक बात बताइए, एटलस खोलने के लिए बोला है तो मैं एटलस हूं क्या जी? तुम एटलस बंद करके बैठे हुए हो। हॉल नंबर 6 में भिजवाएं क्या? है एटलस खोलना है ना? हाँ तो एटलस खोल लो, इटली निकाल लो और देखो उसमें लिखा होगा माउंट विसुवियस। देखो जरा तो लिखा है कि नहीं लिखा है? इस बच्चे को दिखाओ भाई, इस बच्चे को दिखाओ, इटली में नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है? अच्छा देखो इधर देखो सब लोग, देखो बेटा ऐसे, ये है तुम्हारा, ऐसे इटली बना होगा ना, इधर देखो ये इटली बना होगा, ठीक है। यहां पे ऐसे करके लिख लो माउंट विसुवियस। जिसके एटलस में दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो लिख लीजिए माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस लिख लीजिए आप लोग, माउंट विसुवियस लिख लिया। वहां पे लिख देना क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। अब थोड़ा इसको देखो ध्यान से, आप सब लोग इधर देखो, इसको देखोगे ना तो अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा होगा। ये देखो अंडमान निकोबार का नारकुंडम, अलग अलग किताब में देखोगे तो अलग अलग लिखा होगा। ऑक्सफोर्ड का एटलस तुम लोग देखोगे ना तो ऑक्सफोर्ड के एटलस में इसको एक्सटिंक्ट लिखा होगा। जिनके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस होगा उसमें देखो तो एक्सटिंक्ट लिखा होगा आपका। कई किताबों में पढ़ोगे तो इसको लिखा होता है मृत ज्वालामुखी। क्या लिखा होता है? मृत ज्वालामुखी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मृत नहीं है, ये डोरमेंट है। क्या है यह? नाम सुना है क्या? अच्छा रुको, आराम से भारत का मैप निकालिए और भारत के मैप में देखिए अंडमान निकोबार अलग से दिया हुआ है क्या? तो अलग से अंडमान निकोबार का मैप निकाल लीजिए। वो तो नहीं नहीं, मुझसे तो बोले कि मिल गया। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में देखिए क्या कहते हैं, नारकुंडम देखो लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है नारकुंडम। नारकुंडम की ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, एक्सटिंक्ट लिखा है, डोरमेंट लिखा है? हैं? कुछ नहीं लिखा है। अच्छा सुनो, भारत लिखा है तो भारत का ही पार्ट है, तो भारत लिखने की क्या जरूरत है? देखो कुछ किताबों में इसको डोरमेंट मृत लिखा होगा, हम इसको सुसुप्त मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? क्योंकि नासा इसको मान के चलता है कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। कुछ लोग इसको डोरमेंट इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से यहां पे विस्फोट हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको क्या मान लिया जाता है, तो आपका मृत मान लिया जाता है। लेकिन भविष्य में यहां पे विस्फोट होने की संभावना है। एग्जाम्पल जल्दी से लिख डालिए, एग्जाम्पल लिख डालिए। जापान का फ्यूजियामा, बस हो गया, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस लिखा हुआ है, जल्दी से एग्जाम्पल लिख लो। जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस और अंडमान निकोबार का नारकुंडम। अब ब्रैकेट में डाल देना उसके, ये कुछ विद्वान इसे मृत ज्वालामुखी मानते हैं। किसको? नारकुंडम को। हो गया ना? लास्ट, लास्ट आपका है, हो गया ना, जापान का फ्यूजियामा, विसुवियस, नारकुंडम लिख लिया ना इतना, ठीक है। लास्ट में आ जाओ, शांत या मृत ज्वालामुखी। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, नारकुंडम के ब्रैकेट में मुद्रा लिख दीजिए, कुछ विद्वान इसे मृत मानते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। मृत या शांत ज्वालामुखी लिखो, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी
जहां से पूरी तरह से, ऐसे ज्वालामुखी जहां से पूरी तरह से ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन, पूरी तरह से ज्वालामुखी पदार्थों का निष्कासन बंद हो चुका है, बंद हो चुका है, तथा भविष्य में, तथा भविष्य में, भविष्य में विस्फोट की संभावना नहीं है, भविष्य में विस्फोट की संभावना नहीं है, विस्फोट की संभावना नहीं है, नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तुम लोगों ने किलिमंजारो का नाम सुना होगा, लिख डालो एग्जाम्पल, तंजानिया का किलिमंजारो, एग्जाम्पल तंजानिया का किलिमंजारो। म्यांमार का पोपा नाम सुना है, म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा। ईरान का देवबंद, ईरान का देवबंद। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, और भी लिखा हुआ है, मैंने 3 बताया। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि नारकुंडम जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं मृत है और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं सुषुप्त है। ऑप्शन आएगा तो क्या किया जाए, तो नासा जो मानता है मानने दो, हमारी भारत सरकार क्या मानती है आईवासन में, तो जब भी आएगा हम मृत में डालेंगे। कहां डालेंगे, मृत में। भारत के अनुसार आपका नारकुंडम कैसा ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। भारत के जियोलॉजिस्ट भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार नारकुंडम में भविष्य में आपके विस्फोट की संभावना नहीं है। तो अगर पूछा गया हमसे ऑप्शन में दोनों आ गया तो हम क्या टिक करेंगे, मृत टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों नहीं है तो नासा की बात भी मान लिया जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका ज्वालामुखी के प्रकार। ये टॉपिक क्या था आपका, ज्वालामुखी के आपका प्रकार समझो। तो यहां पे ज्वालामुखी कंप्लीट हुआ, लेकिन ज्वालामुखी का लैंडफॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। ज्वालामुखी का लैंडफॉर्म कंप्लीट याद रखो। और लैंडफॉर्म जब मैं बताऊंगा यहां पे ना, तो जो जो बिहार में होंगे मैं एग्जाम्पल वो दूंगा। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि हॉट स्प्रिंग गेसर मैंने बताया, तो जहां जहां बिहार में होगा मैं वो एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन मान लो क्या कहते हैं, अगर मैं तुमको पढ़ाऊं क्या कहते हैं कि बैथोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है, तो बिहार में है ही नहीं तो कहां से एग्जाम्पल देंगे। लेकिन सील और डाइक पे जब मैं आऊंगा तो झारखंड में लेके चलूंगा। झारखंड का सिंहभूम का नाम सुना है, ठीक है, तो वहां पे हमें सील और डाइक मिलेगा। तो जो जो बिहार में मिलेगा मैं एग्जाम्पल आपको देता जाऊंगा। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक होगा जो आपका ये भी होगा और कुछ बोल सकते हो बिहार स्पेशल भी होगा। ठीक है ना आपका। तो क्लास आपका कंप्लीट हुआ। इनका एक क्वेश्चन है कि मृत ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी में परिवर्तित हो सकता है क्या, किसका क्वेश्चन है आप बताओ। आदमी अगर मर जाएगा तो जिंदा कैसे करें, नहीं है संभावना, अभी तक तो संभावना नहीं है। लेकिन प्रकृति है ना, प्रकृति कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी तक जो मर चुका है दोबारा उसके उठने की संभावना नहीं है। बट नेचर है वो कुछ भी कर सकती है। तो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, मैं उसको साइड करके चल रहा हूं। ठीक है ना, मिलते हैं कल कितने बजे, 11:30। हाँ भाई, कल 11:30 बजे मिलना है। कितने बजे मिलना है, 11:30 बजे मिलना है। क्या कह रहे, क्लास 11:30 बजे होता है ना जी। मंडे से फ्राइडे क्लास 11:30 बजे होता है, टाइम में कोई चेंज नहीं है। 11:30 बजे क्लास का टाइमिंग है ना।